हेलो टू माय स्टूडियोज फैमिली। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स मॉडल। तो क्या है बोर्स मॉडल? वैसे आप सोचते होगे कि काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, कैसे उनसे डील करें। लेकिन अगर आप उनको एक बार रिलेट करके अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो फॉर श्योर आपको दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल जो दिया गया था साइंटिस्ट नील बोर के द्वारा 1915 में। बोर मॉडल जो है वो रदरफोर्ड मॉडल की ही एक मॉडिफिकेशन है। कुछ रदरफोर्ड मॉडल की खामियों को ही बोर मॉडल ने आगे लाया। रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि जो एटम है, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और नील बोर ने उसी को मॉडिफाई किया था, उसी को एक्सटेंड करके ये बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियर के पास वाले ऑर्बिटल में मूव करते हैं, वो होते हैं लोअर एनर्जी के। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, जो सबसे दूर वाला एनर्जी शेल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब हम आगे बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। क्या है बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। इसलिए इनको स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? क्वांटम नंबर से। ये जो क्वांटम नंबर होते हैं इनको n से डिनोट किया जाता है जिसके वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल 1 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में होता है माना जाता है कि वो ग्राउंड स्टेट में है, और जो हायर एनर्जी लेवल में होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज करते हैं अपने ऑर्बिट्स? वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को और हायर ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। हायर ऑर्बिट से जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट में आते हैं। ऐसे ही एब्जॉर्ब करके और रिलीज करके वो अपनी स्टेट्स चेंज करते रहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल ई से। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। एज यू कैन सी सॉरी एज यू कैन सी दिस फॉर्मूला, दिस वन। तो इसमें देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन mvr इसमें जो है वो है मास। जिस किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। वो जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो क्या है? किसके इक्वल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो जो n है वो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम क्वांटम प्रिंसिपल नंबर कहते हैं, जो कि होता है 1 2 3 4। जो बोर हैं उन्होंने एक एक्सप्रेशन भी दी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए जो स्टेशनरी स्टेट में है। किस एटम के? हाइड्रोजन एटम के। तो उन्होंने इस पोस्टुलेट अपना पोस्टुलेट का यूज़ करके उन्होंने ये इक्वेशन दी। अब जो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो ये शो करता है कि कितनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो एनर्जी है बोर ऑर्बिटल की वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर के। तो हम कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इन सारी बातों से कंक्लूजन निकला वो यही निकला है कि जब न्यूक्लियस के जो दूर वाले ऑर्बिट है
उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हर किसी में कुछ खामियां होती है, तो इस मॉडल की भी कुछ हम लिमिटेशंस को समझेंगे। बोर मॉडल फेल था जीमेन इफेक्ट बताने में, यानी जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम है उसमें मैग्नेटिक अफेक्ट फील्ड का क्या अफेक्ट पड़ा है वो ये बताने में असक्षम था। वो स्टार्क इफेक्ट बताने में फेल हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ क्या असर पड़ रहा है। वो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ नहीं जस्टिफाई कर पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर। अब ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर क्या है, ये आप मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाली वीडियो में जाके ज़रूर देखना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज एटम। वो जो बड़े लार्ज एटम्स थे उनके स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम तक ही सीमित रह गए। वो डबलेट और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और कि मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे एटम्स आपस में बाउंड होते हैं, क्या केमिकल बॉन्ड है उनके बीच, क्या उनकी शेप है, वो उनको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। जैसे रदरफोर्ड के कुछ लिमिटेशंस को बोर ने एक्सटेंड किया, वैसे ही बोर की कुछ लिमिटेशंस को सोमरफेल्ड उन्हीं के एक स्टूडेंट ने एक्सटेंड किया। उन्होंने भी उन्हीं के एक पोस्टुलेट्स के बारे में बात करी कि जो एंगुलर मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ही रहेगा, जैसे कि उनके में सर्कुलर ऑर्बिट में था। अगर n = k होगा तो वो सर्कुलर शेप में ही रहेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिकल शेप में रहेगा। तो आगे अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो किसने एक्सप्लेन किया था, बोर मॉडल के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया था। इसमें बात करी गई है कि जब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाई जाती है एक ट्यूब में से जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है लो प्रेशर पे, तो वो कुछ लाइट्स एमिट करता है। जब वो लाइट प्रिज्म से स्ट्राइक करती है तो वो कुछ सेट ऑफ लाइंस देते हैं। कितनी लाइंस है, करीबन 5 लाइंस वो शो करते हैं। जब केयरफुली एनालाइज किया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, तो ये माना गया कि जो सेट्स ऑफ लाइन थी वो यूवी, विजिबल और आईआर रीजन से आई थी। ये जो स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन थी वो एक्सप्रेस की गई इस फॉर्मूले के साथ, जिसमें राइटबर्ग कांस्टेंट जो है वो है 109677 पर सेंटीमीटर। n1 और n2 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें n1 की वैल्यू लेस देन है n2 से। यहाँ पे इस सीरीज के बेस पे समरी बनाई गई कि जो 5 लाइंस आई हैं वो किस वे में आई हैं। पहली यूवी थी जिसको लाइमन सीरीज में रखा गया, फिर बालमैन, पाश्चन, ब्रैकेट, बिफेंड और 6th वाली थी हम्फ्री एंड सो ऑन, कुछ और भी हैं। n1 जब लाइमन में 1 होगा तो n2 2 3 या 4 एंड सो ऑन हो सकता है। तो जो लाइन आएगी स्पेक्ट्रा की वो यूवी रीजन में आएगी। ऐसे ही बालमैन में जब n1 2 था तो n2 को फर्दर 3 4 5 रखा जाता है, तो वो विजिबल में देते हैं। ऐसे ही पाश्चन में है, ब्रैकेट में है और फंड में है। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया गया बोर मॉडल द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ग्राउंड से हायर एनर्जी लेवल में यानी एक्साइटेड स्टेट में, तो वो एक रेडिएशन, एक फोटोन एमिट करता है जो कि डेफिनेट फ्रिक्वेंसी का या फिर वेवलेंथ का होता है। या तो वो इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी होगा और डिक्रीज इन वेवलेंथ होगा। तो जो एनर्जी एमिट हुई थी इस ट्रांजिशन में, तो वो हम कैसे देते हैं, वो हम देते हैं डेली के द्वारा। और जब हमने सब्सटीट्यूट किया इस एक्सप्रेशन को, तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया। तो जो पहली लाइन आई है वो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जिसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, और जो लास्ट लाइन आई है सीरीज की वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होती है जिसकी एनर्जी हायर होती है, यानी उनकी फ्रिक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
नोटिफिकेशन बटन यानी घंटे को ज़रूर दबा के जाइएगा। इससे मोटिवेशन मिलती है हमें भी कि हम आपके लिए आगे और वीडियोस लेके आए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।